बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा को कलअदम करार दिया था और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। रूडा प्रोजेक्ट मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट की रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जारी रखने की इजाज़त। रूडा ने जितनी ज़मीन का मुआवजा अदा कर दिया उस पर काम जारी रखें, जबकि अदालत की जानिब से यह हुक्म जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं सुना। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया, जिस दरख्वास्त में रूडा को कलअदम करार दिया गया उसमें फरीक ही नहीं थे। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत को कलअदम करार देने के खिलाफ अपील है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रूडा प्रोजेक्ट को कलअदम करार देने का जो फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी करार दिया है कि रूडा प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन पे प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है, और अदालत ने ये कहा कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन को नहीं हुई, उसकी अदायगी नहीं हुई, वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट का रूडा को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। रूडा प्रोजेक्ट मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट की रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जारी रखने की हिदायत। एक बार फिर से डिटेल्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं बता रहा था कि पंजाब हुकूमत जो है इसको एक बड़ा रिलीफ मिला है पंजाब हुकूमत को जो है सुप्रीम कोर्ट से। और आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई अपील पर समाअत की। तो अदालत में पंजाब हुकूमत के जो लॉ अफसरान हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा प्रोजेक्ट को कलअदम करार देने का जो फैसला दिया है, इसमें पंजाब हुकूमत को फरीक ही नहीं बनाया गया। मज़ीद इसमें ये भी कहा गया कि जो रूडा प्रोजेक्ट है इस हवाले से ये एक हुकूमती पॉलिसी थी, और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक ही इसमें रूडा तरमीमी ऑर्डीनेंस 2021 जारी किया गया था, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस तरमीमी ऑर्डीनेंस 2021 को भी कलअदम करार दे दिया। हालांकि तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी करना ये हुकूमत का इख्तियार है और उसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया। मज़ीद इसमें ये भी कहा गया कि ज़मीन एक्वायर करने के हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर हाई कोर्ट है इसने जो ज़मीन एक्वायर करने की लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसके सेक्शन 4 के तहत जारी किए गए नोटिस से उनको कलअदम करार दिया। इसमें मज़ीद उनका ये भी कहना था कि जो लाहौर हाई कोर्ट में मफाद आमा की जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें रूडा प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया था, उसमें ये इस्तदा की गई थी कि रूडा प्रोजेक्ट के हवाले से NOC महकमा माहौलियात का जो है वो जारी है, उसके हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो ये इस्तदा ये थी कि जो रूडा प्रोजेक्ट के हवाले से महकमा माहौलियात का NOC है उस हवाले से अहकाम जारी किए जाएँ, अगर वो इस पर पूरा नहीं उतरते ये प्रोजेक्ट रोका जाए। लेकिन इसमें मज़ीद पंजाब हुकूमत का ये भी कहना था कि जो मफाद आमा की दरख्वास्त थी इसमें ये नहीं इस्तदा की गई थी कि इस प्रोजेक्ट को ही कलअदम करार दिया जाए। तो मज़ीद इसमें ये इस्तदा पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई उसमें ये इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए, और मज़ीद ये भी इस्तदा की गई थी कि जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं होता उस वक्त तक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को रोका जाए। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने ये इस्तार किया कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आने की बजाय पहले लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर नहीं की गई, जिस पर एडवोकेट जनरल को इस पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। तो जिस पे दो रुकनी बेंच का ये कहना था कि पहले तो अदालत इस बात का भी जायजा लेगी कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील ये बनती थी या नहीं बनती थी, और वहाँ पे आपने क्यों रजू नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने एक तो जो बड़ा रिलीफ दिया वो ये दिया कि प्रोजेक्ट जो कि पंजाब हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट था और वज़ीर-ए-आज़म खास तौर पर इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे, उसमें हुकूमत को रिलीफ दे दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था इस प्रोजेक्ट को कलअदम करार देने का उसको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया है, और बुरी रिलीफ देते हुए पंजाब हुकूमत को ये कहा है कि वो अराजी जहाँ पे उन्होंने अदायगी कर दी है ज़मीन एक्वायर करने के हवाले से वहाँ भी ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा, फैसला आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिशात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9.50 रुपये लीटर इजाफे की समरी भिजवाई गई है। ज़राए का बताना है कि पेट्रोल 5.50 और डीजल 7 रुपये लीटर महंगा करने की सिफारिश है। मिट्टी का तेल 9.50 लीटर डीजल महंगा करने की, जबकि लाइट डीजल के हवाले से बताया जा रहा है कि 7.80 रुपये लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से मुतवक्के है। न सिर्फ पेट्रोल महंगा करने की तैयारी की जा रही है, बल्कि हुकूमत ने बिजली बम आवाम पर गिराने का भी फैसला कर लिया है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा मुतवक्के है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। जबकि आपको बताएं कि बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। दिसंबर 2021 में 8 अरब 52 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। दरख्वास्त में कहा गया है कि बिजली की पैदावार लागत 73 अरब 84 करोड़ रुपए रही। इस हवाले से शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये बिजली और पेट्रोल जो है ये आम बंदे की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कोई सोचे। खान साहब ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, मतलब कि इस तरह रहनी कोई नहीं देना गरीब। ये गरीब आदमियों को सब कुछ ताबन करें। इमरान खान साहब आप बाहर निकल कर देखें, दालें और सब्जियां ये वो किस भाव बिक रही हैं। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। खुदा के वास्ते पेट्रोल तो महंगा ना करो, पेट्रोल तो सस्ता करो। रोज़ ब रोज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ती ही जानी है, गरीब आदमी कैसे खाए। और हम लोग बच्चों के फ़ीस भी नहीं दे सकते, ना उनको कुछ बीमार हो जाए, डॉक्टरों की फ़ीस है, मेडिसिन फ़ीस है, एवरीथिंग सब कुछ जो भी है ना सबसे सब महंगा ही है। खान साहब अज़ाबे लाई हैं हमारे लिए। हुकूमत को कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि गरीब बंदा पहले ही खाने पीने से मजबूर हुआ है। हर चीज़ महंगी हुई है, पेट्रोल महंगा करते हैं उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये पेट्रोल महंगा करेंगे, अनाज, ये जो आटा, दाल, चीनी की हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। इसमें बढ़ेगी। जब अच्छा पहले पेट्रोल हमें 100 रुपये में ज़्यादा फेर रहा था लोअर पूरा, अब तो बहुत कम हो गया हुआ है। अब नहीं फिर सकते, मुश्किल है। 150 बड़ी मुश्किल से निकल रहा है रोज़ाना का। अभी सुना है कि 9 रुपये फिर बढ़ रहा है पेट्रोल। यकीन माने हम काम पे जाते हैं, बहुत परेशान हैं। हमारी 25,000 20,000 तनख्वाह है, वो हमारी पेट्रोल में चली जाती है। ठीक है, घर के हालात और सब बहुत आवाजारियों में पड़े हुए हैं। 2 साल से पेट्रोल लगातार महंगे से महंगा ही हो रहा है और इस वक्त एक आम जो आदमी है वो बहुत परेशान है इस वजह से। हुकूमत को लिहाजा अपने जो गरीब अवाम है उसकी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मॉडल टाउन कचहरी में नस्ब 57 कैमरे खराब निकले। कैमरे खराब, मॉडल टाउन कचहरी में सिक्योरिटी खिदमात बढ़ गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा कैमरे रिप्लेस क्यों नहीं किए जा रहे? जी, मॉडल टाउन कचहरी में 50 से ज़ायद CC कैमरे ख़राब होने की वजह से सिक्योरिटी खदशात जो हैं वहाँ पर जो है बढ़ गए हैं। और ये कैमरे अदालतों के अंदर और बरामदों में लगाए गए थे ताकि सिक्योरिटी को वहाँ पर चेक किया जाए, लेकिन वहाँ 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया है। ये कैमरे ख़राब जो है वो पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो किसी को जो है वो चेक जो है वो नहीं किया जा रहा। इसके हवाले सेशन जज लाहौर को इस हवाले से बताया गया था, जिस पर उन्होंने सीनियर सिविल जज को हुक्म जारी किया है कि फौरी तौर पर कैमरों को जो है वो दुरुस्त जो है वो करवाया जाए। इसके अलावा जो सेशन कोर्ट में मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात सामने लाई गई थी कि मॉडल टाउन कचहरी में लेडीज़ जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो वहाँ पर तैनात नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ आने वाली जो ख़वातीन हैं उनको चेक करने का जो है मसला जो है वो बना हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पर यह है कि वहाँ कैमरे जो है वो ख़राब जो हुए थे उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि बिजली की तार जो है वहाँ गिरी थी, जिसकी वजह से तमाम कैमरे जो है वो जल गए और अब इसके बाद ये कैमरे उसी हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी वक्त कोई भी जो सिक्योरिटी लैब जो है वहाँ पर हो सकता है, लिहाजा सेशन जज ने फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जी, कार्रवाई का हुक्म देने शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सोशल वेलफेयर का गैर फाल जाली NGO से मुतालिक बड़ा इक़दाम। माल बनाने वाली 1519 NGOs का बेनकाब हो गई हैं, जबकि सोशल वेलफेयर ने 4619 NGOs की स्क्रूटनी को मुकम्मल कर लिया है।
رجسٹرڈ 1519 NGOs کی سرگرمیاں مشکوک قرار دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ سوشل ویلفیئر پنجاب کا NGOs سے متعلق بڑا اقدام سامنے آیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ 4619 NGOs رجسٹرڈ تھیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں، جن کی جو سکروٹنی کا عمل ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں DG سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک سے۔ مدثر، بتائیں گے کہ کیا وجہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو NGOs ہیں یہ مشکوک قرار پائی ہیں، ان کے خلاف کوئی فردر کارروائی بھی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو قانون ہے اوبیسلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے پورا ایک اسکروٹنی کا ایک عمل کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات پچھلے عرصے میں گزرے ہیں اس میں NGOs اوبیسلی ایک پازیٹیو رول بھی ہے لیکن نیگیٹو رول بھی بہت سامنے آیا ہے۔ سو وہ NGOs جو واقعی پبلک کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے اچھا کام کر رہی ہیں ان کو تو ضرور ہم پروموٹ بھی کریں گے، ان کو بچائیں گے بھی صحیح، اور ان کو تمام فیسلٹیز دیں گے۔ لیکن وہ NGOs جو پبلک انٹرسٹ میں نہیں تھیں، جن کے بہت سے ایشو سامنے آئے، مشکوک تھیں، ان کو ختم کیا گیا۔ 1519 NGOs کی رجسٹریشن ہم نے کینسل کی ہے۔ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ اب ایک پورٹل بنا دی گئی ہے، اسی پورٹل کے اوپر NGOs اپلیکیشن بھی اسی پہ کر سکتی ہیں، رینیول بھی اسی پورٹل پہ کر سکتی ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم پورٹل میں اسکروٹنی کا پروسیس چیریٹی کمیشن بھی، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی، CDD بھی، تمام محکموں کے ذریعے کروا کے اور بہت جلد ان کے رینیول کا پروسیس بھی کمپلیٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ نئی NGOs کو بھی رجسٹر کریں گے۔ جی، آپ نے گفتگو سنی DG سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تمام جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گے، اور رینیول ہو یا جو نئی NGO کی رجسٹریشن ہو، اس سے متعلق ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی بخوبی علم ہوگا۔ جو آرڈیننس ٹھیک ہے، راؤ شاہد حسین، بہت شکریہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ IG سے DG سیکیورٹی PF ایئر وائس مارشل خالد محمود کی ملاقات۔ CPO میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ IG سے DG سیکیورٹی PF ایئر وائس مارشل خالد محمود نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ CPO میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ IG سے DG ریسکیو PAF ایئر وائس مارشل خالد محمود کی ملاقات ہوئی۔ CPO میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ IG راؤ سردار علی سے علماء کرام کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں ملاقات کی۔ 18 رکنی وفد میں تمام مسالک کے علماء، مشائخ، عزام کی جانب سے شرکت کی گئی۔ علماء کرام کا معاشرے کی تعمیر میں کلیدی کردار ہے۔ IG کی جانب سے کہنا تھا کہ عدم برداشت کے خاتمے کے لیے مدارس اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انتہا پسندی اور تعصبانہ رویوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ IG پنجاب نے کہا کہ امن کمیٹیوں سے مزید بہتر کوآرڈینیشن کریں گے۔ کرونا ریچ ایوری ڈور 3 مہم کل سے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مہم کے تیسرے مرحلے کا کل سے آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ریچ ایوری ڈور مہم کا پہلا فیز 14 فروری تک جاری رہے گا۔ مہم کے تحت 58% آبادی کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ نمایاں کارکردگی والے افسران اور عملے کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی سے پاکستان ایجوکیشن کونسل کے عہدیداروں کی صدر اور سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود کی سربراہی میں اسمبلی چیمبر میں ملاقات کا احوال علی اکبر سے جان لیتے ہیں۔ جی علی۔ جی، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے پاکستان ایجوکیشن کونسل کے عہدیداروں نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے جو ڈیلیگیشن تھا اس کے ہیڈ جو ہے وہ سابق وزیر تعلیم میاں عمران مسعود تھے۔ ڈیلیگیشن کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو پرائیویٹ اسکولوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کے دنوں میں جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے ان کے جو مالکان ہیں انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر فیسز کے حوالے سے اور مالی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جانب سے انہیں ان کے مسائل جو ہے وہ ان کے جو بنیادی مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیگیشن کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے طور پہ پڑھا لکھا پنجاب جو پروگرام تھا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب بلاول بھٹو کی راوی روڈ پر سابق سینئر نائب صدر PP سید مظفر شاہ کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کی سید مظفر شاہ مرحوم کے صاحبزادوں سے ملاقات کا احوال جانیں گے فصیح اللہ سے۔ جی فصیح، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی راوی روڈ پر واقع پی پی لاہور کے سابق نائب صدر جو کہ انتقال کر گئے تھے سید مظفر شاہ کی رہائش کی آمد ہوئی، اور اس موقع پر ان کی جانب سے ان کے صاحبزادوں سید علی رضا اور سید محسن شاہ اور بھانجے حماد رضا سے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سید مظفر شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نسلوں سے وفا کا تعلق تھا۔ زندہ دلانے شہر کی مٹی گواہ ہے کہ یہاں کے بہادر جیالوں نے وفا اور قربانی کی مثالیں قائم کی، اور اس کے بعد ان کی جانب سے دوسرے جو رہنما تھے شہباز بھٹی جو کہ انتقال کر گئے تھے، ان کی رہائش کا آمد ہوئی اور ان کے بھی لواحقین سے اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ جی لواحقین سے اظہار افسوس کیا گیا۔ فصیح اللہ، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ براہ راست ہمارے بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی